आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज होने वाला है एडुटेरिया का है और 5000 प्लस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसको देखते हैं, जो जीके जी सब्जेक्ट का है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा और इससे सीखिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने भी हैं तो नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, हमें अच्छा लगता है। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट थर्ड ऑलरेडी 2 सेट करवा चुका हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे सहायक संधि की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो पहले जो है वो उसको हम देख लेते हैं। तो देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तीसरा है, देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। और चौथा है, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो देखिए हमको पता है कि आप अपना आंसर मार्क करिएगा। देखिए देसी रियासतों का जो है ब्रिटिश रेजिमेंट रखना अनिवार्य था, और उसका खर्चा भी, मतलब सेना का जो खर्चा है वो रियासत उठाएगी, ठीक है। और विदेशी नीति मतलब अपने अंदर में अंग्रेज रखे हुए था, मतलब आप किसी से बिना अंग्रेज के ऑर्डर के या उसकी सहमति से आप किसी दूसरे राज्य से समझौता नहीं कर सकते हैं, संधि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का था। सिर्फ आंतरिक जो शासन था, आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये वाला ऑप्शन जो विशेषता था वो नहीं है। मतलब आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, समझ रहे हैं। बाकी ये 3 विशेषता थी। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि सहायक संधि की जो विशेषता है उससे कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये किसके काल में आया था, किस गवर्नर जनरल के काल में आया था। तो लॉर्ड वेलेजली के काल में आया था। इसको आप नोट कर सकते हैं, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में 1798, जिसका कार्यकाल रहा था से 1805 तक, इसी लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में आया था। और इसके तहत जो पहला पहला सहायक संधि हुआ था वो 1798 में हुआ था, हैदराबाद के निजाम। किससे हुआ था, तो 1798 में हैदराबाद के निजाम ने इस पे हस्ताक्षर किया था, ठीक है। उसके बाद अवध के नवाब, पेशवा, बाजीराव, ये सब सब संधि किए, लेकिन ये सब बात, पहला क्वेश्चन आता है कि पहला किसने किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो इसका था भारत मिहिर। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इसके तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। कोई अधिकार नहीं था समाचार पत्र पे, अगर कोई पुलिस वगैरह आके छापा मार दे या कुछ भी कर दे, आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाया किसने था और क्यों लाया था, तो देखिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था 1878 में। कब, 1878 में, ठीक है। और इसमें ऐसी सामग्री छापने पर प्रतिबंध था जो कि मतलब कि राष्ट्र भावना को उत्पन्न करे, जैसे कि अंग्रेजों के विरुद्ध हम भड़काने वाला कोई भी बात नहीं होना चाहिए, जिससे कि जनता जो है विरोध करे अंग्रेज का, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको रद्द किसने किया, तो इसको जो रद्द है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन लाया, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन लाया है, लिटन लाया है और रिपन हटाया है, ठीक है। रिपन हटाया कब, 1882 में। 1882 में किसने, रिपन। तो चलिए आगे देखते हैं किसने हटाया, तो लिटन ने लाया और रिपन ने हटाया, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था, तो वो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, तो बंगाल में अधिक थी, ठीक है। रेशमी रुमाल, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो रेशमी रुमाल जो है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो गांधी जी ने लाया था, और सबसे पहले पेश हुआ था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, पेश जब बात करें पेश की, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पेश हुआ था, लेकिन यहाँ पारित होने की बात कर रही है तो नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। दोनों अधिवेशन एक ही साल हुआ था, 1920 में, ठीक है। नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सी विजय राघवाचारी थे। नागपुर अधिवेशन के
सी विजय राघवाचारी, ठीक है। और ये जो थे कोलकाता विशेष के अधिवेशन थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए अब देखते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन था वो समाप्त भी कर दिया गया था, मतलब गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो वो कब लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद में वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को कब? चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद ये वापस ले लिया गया था, क्योंकि गांधी जी को लगा कि यह असहयोग आंदोलन ये उपद्रवी बनने जा रहा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, पहले सही देख लेते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही बात है। या एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। या एक कार्यशील इकाई होता है, सही है। तो हमारा जो सही नहीं है वो उसका आंसर हो जाएगा ये, या एक बंद तंत्र होता है, ये बात सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो सबसे प्रसिद्ध जो जैविक हॉटस्पॉट है वो है पश्चिमी घाट, ठीक है। कौन? पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बताइएगा आंसर। 9 का बी, जल चक्र, ठीक है। आगे बढ़े। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो उन्होंने वैशाली के जो सभा हुआ था, द्वितीय बौद्ध समिति, उसमें दिया था। और उसी दिन इन्होंने बोल भी दिया था कि बौद्ध धर्म है जो अब 100 वर्षों से अधिक चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वैशाली में दिया था, ये दूसरी बौद्ध संगति थी। किसके कहने पे दिया था? तो अपने प्रिय शिष्य के कहने पे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो वो है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो उपसौर का मतलब होता है कि इस दिन पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम हो, ठीक है। और ये जो है हमारा, इस दिन पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है अपसौर की घटना। क्या होती है? अपसौर की घटना, ठीक है। और ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो आपको पता है कि भूकंप तरंगे जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है एल तरंगे जो सबसे विनाशकारी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है हमारा मैगिनॉट रेखा, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच जो है, ये सही है। आंसर आपका ये हो जाएगा। ये गलत है। ये रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, कह सकते हैं कि जो पहले का जो भारत था, पाकिस्तान बंटवारा से पहले, उस टाइम ये भारत और अफगानिस्तान की रेखा थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, ठीक है। चलिए, और भारत और चीन की अगर बात करें, तो भारत और चीन की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। वो कौन है? मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो वो है आप एंडीज, ठीक है, वो एंडीज है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो ये है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, और इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये क्रिप्स मिशन जो था, वो क्रिप्स मिशन आया था भारत में इसलिए कि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों का भरपूर सहयोग लिया, और उसी उम्मीद में आए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमें भारतीयों को बेवकूफ़ बना के अपना साथ लेंगे। तो क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, जो कि वो संभव नहीं हुआ। लीग कमीशन लोक सेवा आयोग के सुधार के लिए था।
और हंटर मिशन जो था वो हंटर कमीशन, कहने का मतलब वो भारतीय शिक्षा के से संबंधित था। ये हंटर मिशन भारतीय शिक्षा से संबंधित, और ये ली कमीशन लोक सेवा के सुधार से संबंधित, कैबिनेट भारतीय संविधान से संबंधित, और क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहायता प्राप्त करने के लिए आया था। आई होप कि ये चार ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है, 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है, सही है वाला पूछ रहा है, मतलब राइट कौन सा है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यस, ये दोनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति शासन लगता है इसीलिए ताकि जो राज्य का जो शक्ति है वो केंद्र के हाथों में चला है। ठीक है, और जो ऑब्वियसली लगाएगा इसीलिए नियम इसीलिए तो बनाएगा ताकि कि मुख्यमंत्री उसको जब दोबारा कोई बने तो उसे लागू रहे। ठीक है, अगर वो बाद में ख़त्म हो जाता है तो फिर क्यों बनाएगा। आई होप कि ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका आंसर होता है 1 और 2 दोनों, सी। अनुच्छेद 54 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, और राष्ट्रपति के पदावधि से संबंध है ये हमारा, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, और चौथा है राष्ट्रपति के शपथ से। तो ये आर्टिकल 52 पदावधि, 63 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, और 60 राष्ट्रपति के शपथ से। तीनों आर्टिकल याद रखिएगा चारों। ठीक है, निम्न कथनों में कौन सा गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, यह ऑप्शन सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं इसका कार्यकाल क्या होता है। तो राज्य लोक सेवा के जो सदस्यों के कार्यकाल होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो उनका कार्यकाल होता है। तो अब आप ही बताइए, 6 वर्ष वो कार्यकाल करिए लेंगे तो दोबारा नियुक्त कैसे होंगे? कार्यकाल है ही तो 6 वर्ष ही पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए, तो दोनों में से कोई एक पूरा होता है। ये भी ऑप्शन सही है, दोबारा पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पेंशन भी राज्य के ही संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बिल्कुल राज्यपाल के पास नहीं, राज्यपाल नियुक्त भले कर सकता है लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो गलत ऑप्शन ये है सी, और ये ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। यहाँ पे याद रखेंगे कि राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। चलिए, वित्त आयोग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। ठीक, देखते हैं आगे। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। आगे देखते हैं, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। नहीं भाई, इसकी पुनर्नियुक्ति तो की जा सकती है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले पूछ क्या रहा है, कौन सा गलत है? तो 3 गलत होगा। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इसका मतलब कि हमारा ये 1 और 3 गलत है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, और ये जो बात है ये बात सही है, ये दोनों बात गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 और 3 मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसके आंसर हो जाएंगे, पढ़िएगा, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए 1, 2 और 3 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रधानमंत्री किसान संपदा है उसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों का परीक्षण नहीं, ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो देखते हैं पहले एफआरबीएम अधिनियम है क्या। ठीक है, एफआरबीएम अधिनियम है क्या? तो इसका मतलब होता है
फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदी है इसका राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन, मतलब राजकोष का जवाबदेही। समझ में आ रहा है, इसका नाम से ही पता चलता है इसका काम क्या है। तो देश की जो राजकोषीय व्यवस्था होती है ना, उस पर नियंत्रण रखना, चाहे उसका खर्चा हो चाहे उसका घाटा हो, इसका समझ रहे हो, उस पर नज़र रखना, उसका जवाबदेही देना ही इसका काम होता है। ये 2004 से लागू हुआ है। इसका नाम है राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन, जो 2004 से लागू हो गया है। और इसके जो संबंधित है समिति वो एनकेसी समिति है। ठीक है, एनकेसी समिति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? तो वो हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, एमएसपी हमको पता है, अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है कुछ साल पहले, तो कुछ साल नहीं मतलब रिसेंटली। और तो इसके पता है एमएसपी कृषि से संबंधित है, इसलिए भारतीय कृषि एवं लागत मूल्य, ठीक है, आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो देखिए, सीता अध्यक्ष का जो संबंध है ना, वो सीता भूमि आप पढ़े थे मौर्य काल में। ठीक है, तो सीता अध्यक्ष का जो संबंध है वो भूमि कर विभाग से है। ठीक है, भूमि कर विभाग से है। मौर्य काल में एक उच्च पद था कृषि विभाग का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कृषि भूमि कर विभाग। सीता अध्यक्ष एक प्रशासनिक पद था। नेक्स्ट है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर का जो इतिहास है वो कल्हन की रचना है, ये राजा तरंगनी, ये कल्हन की रचना है, इसी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिजदा और पावोश प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बलबन। सिजदा और पावोश को शुरुआत करने वाला किसने था? बलबन। और इसको समाप्त किया था कौन? तो अकबर। अकबर इसको समाप्त करने वाला था, सिजदा और पावोश। अकबर का कहना था ये एक अमानवीय प्रथा है, इसलिए उन्होंने इसका समाप्त कर दिया, सिजदा एवं पावोश। उत्तवी कौन था? नेक्स्ट है, उत्तवी कौन था? तो उत्तवी एक इतिहासकार था। उत्तवी एक इतिहासकार था। नेक्स्ट चलते हैं, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य मतलब सत्य नहीं, तो सत्य को देखते हैं, पढ़ते हैं। शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। सही है। शेरशाह की उपज 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया गया था। सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये ऑप्शन गलत है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। ये भी सही है। हमारा ये ऑप्शन गलत है, डेट मीन्स के आंसर हमारा असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में है, सासाराम में है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्ता माल्यद लिखी गई थी? तो वो है, देखिएगा, कृष्णदेव राय। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए, दिल्ली जो सल्तनत था उसमें सभी सुल्तानों में से सबसे ज़्यादा शासन करने वाला अगर कोई था तो वो था लोदी वंश का शासक था। कौन था? देखिए, कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा शासन किया था बहलोल लोदी ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए ग्रेना में। ठीक है, यहाँ प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में, और यह सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से यहाँ रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और जो ऊर्जा होता है वो एटीपी में संचित होता है। ठीक है, एटीपी में संचित होता है। चलिए, नेक्स्ट है, हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स जो है वो पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, वो लवणों वाले मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइट्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए होगा। ऑप्शन है हमारा पीसीआर सही है, CD4 सही है, एलिसा सही है, रीपा नहीं होता भाई, रीपा नहीं होता है, मतलब 1, 3 और 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1, 3, 4 ऑप्शन डी सही है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हमारा AB, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है।